भाई काफी दिनों से चर्चा हो रही थी सोशल मीडिया पे और सभी जगह, बजट आएगा और उसके बाद आरबीआई की रेपो रेट आएगी और ये दोनों बाजार पे मिलके इतना अच्छा असर डालेंगे कि क्या ही कहने। या तो बाजार रिकॉर्ड तोड़ देगा और या फिर गहराइयों को छुएगा जहां पे बाय करने के नए मौके मिलेंगे। मगर क्या ऐसा हुआ? आप भी सोचते हैं ऐसा? जानते हैं इस वीडियो के अंदर, और बाजार ने क्या असर दिखाया ये भी जानेंगे, क्यों नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज वेल्थ विद गौरव का एक नया एपिसोड। हालांकि मैं काफी दिनों के बाद आया हूं, मगर मैं ये देखने के लिए रुका हुआ था कि बजट और आरबीआई की रेपो रेट प्लस दिल्ली के चुनाव के जो इलेक्शन के रिजल्ट आए उसके ऊपर बाजार अपना कैसा रिएक्शन देता है। और लोगों की जो अभी मानसिकता है कि निर्मला ताई ने जो नई घोषणा की है उसका लोगों के ऊपर कितना अच्छा असर पड़ रहा है। वो सोच रहे हैं ओहो, इसके बाद तो हमारी चांदी चांदी है। तो क्या वो सही में उनके लिए फायदेमंद सौदा है या नहीं, या कितने लोगों पर यह असर डालेगा, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेल्थ विद गौरव का नया एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और स्वागत है आपका वेल्थ विद गौरव के एक नए एपिसोड पे। इस चैनल पे हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, मनी के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपके मानसिक स्तर को बढ़ाने के बारे में, डेली 1% बढ़ने के बारे में और ऐसी अनेक चीजों के बारे में जिनसे कि हमारा लेवल अत्यधिक ग्रो हो सके, हमारी सोच को विस्तार मिल सके। तो दोस्तों, जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा हो रही थी, लोगों ने नाक में दब कर दिया था वीडियो बना बना के कि भाई टैक्स कम करो निर्मला ताई, टैक्स कम करो, मीडियम वर्ग का जो है बहुत अधिक भार बढ़ता जा रहा है, टैक्स कम करो। मगर क्या सचमुच यही मांग होनी चाहिए थी कि टैक्स कम करो, या ये मांग होनी चाहिए थी कि महंगाई कम करो? अब जरा एक आंकड़े पर नजर डालते हैं। निर्मला ताई ने जो अपनी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा करी कि भैया 12 लाख से ऊपर की इनकम के ऊपर आपके ऊपर टैक्स लगेगा, मतलब 12 लाख से नीचे वालों सब फ्री हैं। तो क्या सच्ची में आपके ऊपर इस इनकम का असर पड़ रहा है? क्या आप पहले 12 लाख रुपया साल का कमा रहे थे या अभी कमा रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि एक रिसर्च के हिसाब से 80% जो जनता है वो केवल 15,000 रुपए पर मंथ कमाती है, यानी कि 1,80,000 रुपए साल का। है ना अजीब बात? क्योंकि भारत तो इतना बड़ा देश है, सभी के पास तो इतनी अच्छी स्किल्स नहीं है और इतनी अच्छी कंपनियां भी नहीं है कि वो आपकी जो कैपेसिटी है उसके अनुसार काम करवाएं और उसके हिसाब से आपको पैसे दें। और रिसर्च क्या कहती है? और ये रिसर्च कहती है कि 90% जो जनता है वो 25,000 रुपए पर मंथ से भी कम पैसा कमाती है हर महीने। अब जो देश की 90% जनता है वो तो भैया उसके तो क्या कहने, 25,000 रुपए महीना कमाते हैं, यानी कि 3 लाख रुपए साल के। और आप सपना दिखा रही हैं कि 12 लाख रुपए से ऊपर वालों का हम टैक्स नहीं लगाएंगे। तो भैया ये 3 लाख वाला तो कब पहुंचेगा 12 लाख पे, पता नहीं। और अगर आप इसकी जगह अगर गैस का सिलेंडर कुछ सस्ता करते, जिसपे आप सब्सिडी दिया करते थे, जो चुपके से आपने बंद कर दी है अब देना, बुजुर्गों को जो रिजर्वेशन में सहायता मिलती थी रेलवे टिकट के अंदर, वो आपने देना बिल्कुल बंद कर दिया है। महंगाई चुपके से आपके कदम किस तरफ बढ़ा रही है ये देखिए। क्या बीजेपी गवर्नमेंट को बने हुए इतने दिन हो गए, या किसी भी गवर्नमेंट को बने हुए इतने दिन हो गए, मगर क्या उस पेट्रोल के दाम में कमी आई जिसकी अनुमानित मूल्य जो है वो लगभग 50 रुपए है, मगर टैक्स उसके ऊपर आप उससे भी ज्यादा देते हैं। गाड़ियों की कीमत जो लगभग 5-7 लाख से तो शुरू होती है, और जब से हम देखते आए तब से उतनी ही है स्टार्टिंग कीमत, वो कम होने का नाम नहीं ले रही। तो कहां पे महंगाई कम हो रही है? महंगाई तो कम हो रही है, मगर 12 लाख से ज्यादा कमाने वालों के लिए, सालाना जो 12 लाख रुपए कमाते हैं उनके लिए महंगाई कम हो रही है। अब एक काम की बात कि भैया अब मुझे इस बजट से क्या फायदा मिला, तो आप खुद सोच के देखिए कि आप उन मुफ्त अनाज पाने वालों में हैं जिनकी श्रेणी में आपको गिना जाना चाहिए, या आप अपने आप को मीडियम वर्ग कहलाना पसंद करते हैं। अब मीडियम वर्ग अगर होते तो मीडियम वर्ग होने के कारण आपको इस 12 लाख रुपए के जो टैक्स का है, टैक्सेशन का फायदा मिलता। तो 12,75,000 रुपए तक तो आपकी तनख्वाह भी जा नहीं रही है, तो फिर किस तरह से आप इस टैक्सेशन का फायदा उठाएंगे? क्या आपकी अदर सोर्स से इनकम इतनी है? क्या आपके घरेलू खर्चे इतने मतलब कम है? नहीं होते हैं, सभी के नहीं होते हैं। मगर आपको ये सब तो सहना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने ये नियम बना दिया। अब इस टैक्सेशन से हमें तो कोई बजट से फायदा नहीं मिला। और सबसे अच्छा रिएक्शन आता है बाजार का, शेयर मार्केट का। क्या हुआ? बजट के बाद शनिवार को उन्होंने खोला भी था बजट के अवसर पे, मगर उसने कोई उतार चढ़ाव ज्यादा लंबा नहीं दिखाया। इसी तरह से जब आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी आई, तो जहां
बैंक निफ्टी 2-2 हजार पॉइंट की मूवमेंट दिखा देता है, 3-3 हजार पॉइंट की मूवमेंट दिखा देता है ग्लोबल प्रेशर के नाम पे। वहीं बैंक निफ्टी आजकल सुस्त पड़ा है, वही निफ्टी आजकल सुस्त पड़ा है। 23,500 के लेवल को पार करने में भी उसको बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, बीजेपी ने इतने अच्छे से दिल्ली का इलेक्शन जीता, रिजल्ट आया, तो क्या मार्केट को रिएक्ट नहीं करना चाहिए था कि डबल इंजन की सरकार बन रही है? मगर नहीं, मार्केट उस पर भी रिएक्ट नहीं कर पाता। अगेन वही कारण, एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं और ग्लोबल मार्केट में मंदी चल रही है। अब एक परिस्थिति और समझिए कि एक परिवार में मान लीजिए कि एक आदमी है जिसकी इनकम 12 लाख रुपए है, तो 12 से 13 लाख रुपए होने पर जब उसको इनकम जाएगी तो उसे उस पर टैक्स देना होगा। ठीक है, मगर अगर वही 12 लाख रुपए पति कमाता है और 12 लाख रुपए पत्नी कमाती है, तो हाउस होल्ड इनकम जो हो गई वो 24 लाख रुपए हो गई पर पर्सन के हिसाब से। मगर इस पे उन्हें टैक्स कितना देना होगा? बिल्कुल भी नहीं। कितनी मजेदार बात है ना, ये एक आदमी को फंसाने का कितना अच्छा वो है तरीका सरकार का। तो ये आप जरा सोचिए और इस पर विचार कीजिए। तो अब आते हैं, एक बहुत ही अच्छी घटना घटी मेरे साथ कि हमारे एक मित्र मिले जो हमारे कलीग रह चुके हैं साथ में। तो उन्होंने कहा मेरी 2 साल की बच्ची है और उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। आजकल काफी नाम सुना है आपका और काफी एडवाइस दे रहे हो, तो हमें भी बताओ, क्योंकि अभी तो मार्केट गिरा हुआ है, तो क्या मैं थोड़ा वेट करूं और फिर जब मार्केट संभल जाए या अच्छी तरह डिप लगा ले तब उसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करूं? तो भाई मेरी सलाह आपको यही थी और यही है कि जब आप देख रहे हो कि मार्केट गिरा हुआ है तो ये तो बहुत अच्छा समय है सिप चालू करने का। और 2 साल की बच्ची है और आपको आगे 18-20 सालों के लिए सिप चालू करनी है। तो अब क्या मार्केट गिरा हुआ है और क्या चढ़ा हुआ है? जब आप 18 साल तक इन्वेस्ट करने वाले हैं तो उस समय तक तो मार्केट आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगा, तो आपको सोचने की तो जरूरत ही नहीं है। जब आप 5 साल से ज्यादा के लिए अगर निवेश कर रहे हैं अपनी राशि को, तो फिर आपको दिमाग लगाने की क्या जरूरत है कि मार्केट कितना गिरा हुआ है और कहां तक गिरेगा और कहां जाएगा। तो ये म्यूचुअल फंड वालों के लिए तो बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, अगर आपका कुछ पैसा लगा हुआ है और वो कल ही आपको निकालना है तो आपको ये बात सोचने की जरूरत है। मगर आप जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो फिर आपको ये बात सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, इसी से मेरे को एक बात किस्सा याद आता है कि एक बार मुल्ला नसरुद्दीन के पास एक आदमी आया। वो एक सभा कर रहे थे मुल्ला नसरुद्दीन, और उस आदमी ने आकर बोला, अरे भाई, मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूं और देखो मेरे पास बैठने के लिए तो कुर्सी नहीं है, तो मुझे कुर्सी तो दो। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, जनाब आपकी तो द्वितीय पंक्ति के अंदर पहली कुर्सी ही है, तो आप बैठते क्यों नहीं? बोला, मैं गांव का सबसे अमीर आदमी हूं, मैं एक कुर्सी पर कैसे बैठ सकता हूं? ये बात सोच के मुल्ला नसरुद्दीन समझ गए कि भैया यहां तो अकड़ का मामला है। तो उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा, तो जनाब आप 2 कुर्सियां ले लीजिए, क्योंकि आप अमीर आदमी हैं, एक कुर्सी में तो समाएंगे नहीं, तो आप 2 कुर्सियों पर बैठिए। तो दोस्तों, ये तो थी एक जोक की बात, मगर हमें अपने इन्वेस्टमेंट का, हमें अपने फाइनेंसर्स का ध्यान रखते हुए और रेगुलर सिप स्टार्ट करते हुए अपने आप को निवेशित रखना चाहिए। आपके रिजल्ट हमेशा 5 से 7 साल के बाद ही अच्छे मिलने चालू होते हैं। अगर आपका इससे कम साल का नजरिया है तो अच्छा होगा कि आप डेब्ट मार्केट में या एफडी वगैरह में ही निवेश कर दें, तो जिससे कि आपका डर भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, अब एक सवाल आया है कि मेरे पास 7 से 8 लाख रुपए हैं और ये केवल थोड़े समय के लिए हैं, मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश नहीं कर सकता। जैसे इक्विटी में निवेश करने के लिए 5 साल से ज्यादा का समय चाहिए, मेरे पास इतना समय नहीं है। किसी अगर मैं एफडी वगैरह में जाता हूं तो कम से कम 1 वर्ष के लिए तो एफडी होती है, तो उसमें भी मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अगर उससे पहले मैं 2-3 महीने बाद ही अगर उसको तुड़वाता हूं तो पेनल्टी वो लग जाएगी और उससे मुझे इंटरेस्ट मिलने की जगह मेरा धन ही हो सकता है कि कम हो जाए, और या फिर कई चीजों में तो लॉक इन पीरियड भी होता है। तो मैं अपने इस धन को कहां निवेश करूं? और या फिर अगर मुझे इन्वेस्ट ही करना है इक्विटी मार्केट में, तो इस धन से मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूं? तो दोस्तों, इसके लिए होता है एक शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड, जैसे आप एसबीआई का ले सकते हैं या फिर किसी और कंपनी का ले सकते हैं, आईसीआईसी का डेब्ट फंड ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक निश्चित अवधि के लिए आपको जब आप रखते हैं तो इस पे कोई पेनल्टी नहीं लगती है, मतलब एग्जिट लोड बहुत कम होता है। तो एग्जिट लोड कम होने के कारण आप इसमें अपना पैसा आराम से रख सकते हैं। वही 6 से 7% का आपको इंटरेस्ट सालाना के रूप में मिलेगा, मगर जितनी अवधि के लिए आप रखेंगे उतनी अवधि के लिए आपको मिलेगा। और जब आप इस पैसे से थोड़ा बहुत ब्याज अर्जित कर लेते हैं तो आपको भी खुशी मिलती है कि मेरा ये पैसा सेविंग अकाउंट में 2-2.5% के ऊपर नहीं पड़ा था और मैंने इसे स्कैमर्स से भी बचा लिया। तो इस तरह से आप उस पैसे को रख सकते हैं। अब दूसरी बात, इसी पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपको खर्चा करना है, तो थोड़े दिन बाद आप इसको विड्रॉ करेंगे और आप अपना खर्चा कर लेंगे। मगर आप अगर इसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एसटीपी माध्यम का यूज कर सकते हैं।
एसटीपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, यानी कि एक तरह से जब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको चालू करना है तो उसके लिए आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान की सहायता ले सकते हैं। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में क्या होगा कि आपके शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखे हुए पैसे के ऊपर आपको 6 से 7% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। वहीं आपका थोड़ा थोड़ा पैसा जितना आपसे निर्धारित करेंगे 2000, 5000, 10,000 आपकी क्षमता के हिसाब से और आपके समयानुकूल के हिसाब से आप वीकली सिप करते हैं, मंथली सिप करते हैं या फिर 6 महीने के हिसाब से करते हैं, किस तरह से करते हैं, तो उस हिसाब से आपका पैसा उसमें से कटता जाएगा। तो एक तरफ तो आपको 6 महीने ये जो आप लिक्विड फंड में पैसा रखेंगे उस पर 6% का इंटरेस्ट मिलेगा और दूसरी तरफ आप जिस माध्यम के अंदर सिप करते हैं उस पर आपको जो भी इंटरेस्ट रेट है उस माध्यम की, उसके माध्यम से आपको उसका इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जैसे कि अगर आप किसी शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड में कैप म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो आपको उसके हिसाब से उसका रिटर्न मिलेगा। अगर आप किसी ऐसे ही अन्य फंड में डालते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप में डालते हैं, तो उसको आपका वैसे ही रिटर्न मिलेगा, मगर उसमें आपको निवेशित लंबी अवधि के लिए रहना पड़ेगा। तो एक शॉर्ट टर्म डेट फंड भी आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। आपको अगर 15 दिन, 1 महीना, 3 महीने के लिए मनी पार्क करनी है और आप इस पे इंटरेस्ट उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में ये थी कुछ बातें जो आपके साथ शेयर करनी थी और इसके साथ ही एक कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स कि दोस्तों कभी भी शॉर्ट टर्म के अंदर लंबा या मल्टी बैगर स्टॉक पकड़ने का या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत ज्यादा पैसा कमाने का सपना मत देखिए, क्योंकि ये जो लोग दिखाते हैं, ऐसी एक न्यूज आ रही है कि ये जो मोहतरमा है इन्होंने 104 करोड़ की कंपनी खड़ी कर ली लोगों के पैसों से इन्वेस्टमेंट का लेकर के, और जबकि इनके खुद के जो पोर्टफोलियो थे वो कई बार लॉसेस में थे। तो सेबी ने इनके ऊपर 54 करोड़ रुपए की चपत लगाई है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से भी सावधान रहें जो आपको कॉल टिप के नाम पे ठगते हैं और अपना पोर्टफोलियो, अपनी कंपनी खड़ी करते हैं और आपके पैसों को डूबे चाहे रहे, उससे उन्हें कोई तात्पर्य नहीं होता। ये आपकी खून पसीने की गाड़ी कमाई है दोस्तों, इसे आप इतनी आसानी से बह मत जाने दीजिए। याद रखिए, बाजार में 10 से 15% रिटर्न कमाना बहुत बड़ी बात होती है और एक जो आदमी म्यूचुअल फंड का जो एएमसी का मतलब इन्वेस्टर होता है वो बहुत सोच समझ के कंपनियों पे दांव लगाता है और उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस बहुत होती है कि वो एक ही कंपनी के ऊपर सारा नहीं लगा सकता है। ज्यादा से ज्यादा एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर जो है वो एक कंपनी के ऊपर 10% तक ही निवेश कर सकता है। तो इस तरह से आपका पैसा 40, 50 और 100 कंपनियों के अंदर डिवाइड रहता है। तो आपको डूबने के लिए पूरे मार्केट को डूबना पड़ेगा और ऐसा तो इतनी जल्दी होने वाला है नहीं। और जो आप देख रहे हैं कि थोड़े समय से गिरावट चल रही है और मिड कैप और स्मॉल कैप में ये गिरावट का असर ज्यादा है, तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि थोड़े समय के लिए हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो रेड हो, तो आपको मनाना चाहिए कि रेड हो, क्योंकि जब रेड होगा तभी ग्रीन का आपको ज्यादा मजा आएगा। तो जल्दी ये बढ़ेगा और जैसे कोरोना के टाइम पे आप लोगों ने जल्दी से जल्दी अपने रिटर्न प्राप्त किए थे, दुगने किए, तिगने किए और चौगने भी किए, तो उसी तरह से अब इसके रिटर्न मिलने चालू होंगे। भारत के अंदर अवसर बहुत आने वाले हैं। सरकार का नजरिया प्रगतिशील है, वृद्धि करने का ही है। तो आप ऐसी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए कि आपके पैसे को कहीं मतलब कुछ खतरा तो नहीं है या वो नहीं है। म्यूचुअल फंड के अंदर आपका पैसा सेफ रहता है, सेबी की इस पे नजर रहती है और अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनियों के तहत ये सेफ रहता है। इसके अलावा आप ज्यादा एयूएम देख के भी प्रतिष्ठित कंपनियों के, जिन कंपनियों का बैंक है, उन्हीं कंपनियों के म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कुछ डू एंड डोंट्स के बारे में आपको, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए और क्या टिक मार्क आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक जो आप और डिस्कस करना चाहते हैं हमारे साथ, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, तो दोस्तों इसे लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए दोस्तों के साथ। चलते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बी हेल्थी, बी वेल्थी।